जय हिंद दोस्तों। S1 S6 में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग के फॉर्म में इसलिए डाल रहा हूं जिससे कि 15-20 मिनट में आपको कम से कम पूरा क्लियर कर पाऊं टॉपिक। उसके बाद आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लेना, राइट, आप इस ट्रिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जो बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, देयर द रीजन कि मैं यहां पर पीवाईक्यू पूरा ले रखा है मैंने, जिससे मैं आपको एक साल दिखा पाऊं कि एक साल अगर 10 क्वेश्चन आए हैं इसके, तो आप 10 के 10 क्वेश्चन में ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आप यूज कर पा रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बस क्वेश्चन ढूंढ के ले आऊं कि यार 10 साल पुराने क्वेश्चन उठा लिए मैंने, है ना, या फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन ले लिए। मैंने पूरा पेपर ही उठा लिया है और आपका 2025 का पेपर है ये, ठीक। तो मैं आपको 20 क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, ओके, और आप देखो कि 20 क्वेश्चन में कितने सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां वो ट्रिक लग पाई जो मैं आपको सिखाने वाला। एंड प्लीज पहले सीखना, ओके, वो ट्रिक सीखना, समझ में आए तभी कमेंट करके नीचे पॉज करना वीडियो वहीं पर जहां पे आपको समझ में आ जाए, तभी नीचे कमेंट करके बोलना कि हाँ भैया S1 S6 की प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, चलो जय हिंद, शुरू करते हैं। देखो S1 S6 में एक्चुअली होता क्या है, यहां पर आप बना रहे होते हो यार काइंड ऑफ एक पैसेज ही तो, आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक पैसेज ही तो क्रिएट कर रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरे बारे में कुछ बोलना है, राइट, अब मैंने अगर आपको 5-6 बातें बोली, राइट, मैंने एक बात बोली कि यार मेरा जन्म हुआ है फॉर एग्जांपल 1950 में, ठीक है, 1950 मेरा जन्म हुआ है, जिसके 10 साल के बाद 1960 में ओपेक का फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। 1950 में मेरा जन्म हुआ है, तो पहले मैंने आपको अपने बर्थ के बारे में बताया। फिर मैं आपसे बोलूं कि मेरी शादी हुई है जाकर 1990 में, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूं कि मेरे बच्चे हुए हैं 2000 में, 10 साल लग गए बच्चे होने, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं मर गया 2200 में ईस्वी में जाकर 300 साल जिया हूं, 250 साल जिया हूं, ठीक है। तो जब आपको इस चारों को ऑर्डर में लगाना होगा तो ये बताओ, आप पहले मेरे जन्म की बात बताओगे ना, फिर शादी की बात करोगे ना, फिर बच्चों की बात करोगे ना, फिर मरने की बात करोगे? क्या सीधे ही आप ये बोल दोगे क्या कि भाई एक फला फला बंदा था और वो मर गया 2200? या आप ये बोलोगे एक फला फला बंदा था उसके बच्चे हुए, उसके बाद क्या आप बोलोगे क्या कि उसकी शादी भी हुई थी? कहने का मतलब, जब एक आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, कि पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा, ठीक है। S1 S6 के लिए पहली बात तो अगर आप खुद के लेवल पर कि भैया एग्जामिनेशन में 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, मैं क्या करूं जिससे हेल्प मिले, तो डेफिनेटली वो रीडिंग होता है, ठीक है। आप जितनी रीडिंग करोगे इंग्लिश की, आपको जितनी समझ आएगी, जितना आपको दिखेगा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सेंटेंस दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है, उतने ही आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अभी एग्जाम के 20 दिन पहले आप वो कर नहीं सकते, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे बेहतरीन केवल प्रोनाउन के ट्रिक से आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं, एक लाइन से हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 2025 का पेपर है, उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 2025 का पेपर है दोस्तों आपका, शुरू करते हैं। तो जब भी आप ये अप्रोच करते हो, अप्रोच करना कैसे होता है दोस्तों वो सीखो। जिनको नहीं पता, यहां करना ये होता है कि आपका जो S1 होगा वो सबसे पहले आएगा, S6 आएगा लास्ट में, बीच में आपको PQRS को ऐसे अरेंज करना होता है कि जब आप S1 से लेकर S6 तक पढ़ोगे तो वो एक मीनिंगफुल पैसेज के फॉर्म में बन पाए, ठीक है। चलो, अप्रोच ये होगा दोस्तों, पहले हम लोग S1 को बहुत प्यार से पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसेज किसके ऊपर बन रहा है। यहां पर लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, आपने पढ़ा कि यार जमीन के ऊपर कुछ पैसेज है, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, परफेक्ट। एंड लास्ट में आपने देखा कि इंडिया हैज अ वास्ट लैंड मास बट इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर केयरफुल प्लानिंग। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जमीन और उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर एक पैसेज हमें बनाना है। छोड़ दो, ठीक है, वापस आ जाओ, फिर से पढ़ो S1। S1 में हमने पढ़ा कि लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब सीधे अपने को ऑप्शन पे आना है, राइट, खुद दिमाग नहीं लगाना, सीधे ऑप्शन हमारी हेल्प के लिए दे रखा है उसने। पहले हम पढ़ते हैं क्यू में बोला गया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। आप बोलोगे बिल्कुल सही, बिल्कुल यहां से आपका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मुझे इस पर मतलब ही नहीं, राइट, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। अभी मैं ऑप्शन से देख के बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि सीधे आपके PQRS में देखा करो कि अगर कहीं पर प्रोनाउन आपको दिख जाए तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। मैंने देखा यहां पर एक प्रोनाउन है इट, आपको पता है किसी की जगह आया होगा ना, राइट। मैंने यहां देखा कि आप यहां पर समराइज कर रहे हो, तो उसका सिंपल मतलब है कि एकदम स्टार्ट में नहीं आएगा ये, राइट, आपका कुछ किसी चीज के बाद में आएगा। अगर आप यहां हेंस के बाद का मतलब क्या है, आप समराइज कर रहे हो, आप यहां कह रहे हो कि हेंस जमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेशन के लिए। इसका सिंपल मतलब है कि आर के पहले आपने कोई ऐसी बात की होगी जहां पर जमीन की खासियत बताई गई होगी, और आपको सामने दिख रहा है वो बात क्यू में की गई। एक तरीका ये हो गया कि क्यू के बाद आर आएगा,
खाली इतने से क्या सवाल हो जाएगा, क्यू के बाद आर, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, इतने से ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको भी नहीं देखा कोई बात नहीं, इधर आओ, यहां पर दीज दिख रहा है, सीधे प्रोनाउन ढूंढो और कुछ नहीं। अब खुद कॉमन सेंस यूज करो कि दीज के पहले क्या आया होगा, राइट? दीज के पहले कोई ऐसी चीज आपकी आई होगी ना, मतलब इन कॉन्सिक्वेंस टू ऑल ऑफ दीज केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड यूज एज्यूम्स द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। इसका मतलब एस के पहले डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आई होंगी। ये बताओ, जब आपने मेरे भाई यहां पर बोला कि जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्या कोई भी चीज प्लूरल आपने बोली? अभी तो आपने सिर्फ एक बंदे की बात की कि भाई जमीन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, तो यहां पर भैया दीज प्रोनाउन किसके लिए आ गया? आप एस के पहले कुछ ना कुछ बताओगे ना कि कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, कौन कौन सी चीजें, तभी तो बताओगे कि उनका कॉन्सिक्वेंस ये होगा। इसका मतलब एस से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, खत्म, आंसर में रही। अब जब आप क्यू और आर पढ़ लोगे तो आपको दिखेगा कि आप ये जो सारी बातें यहां पे बोल रहे हो क्यू में और आर में, राइट, ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस की आप बात कर रहे हो यहां पर, कि कैसे वो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, कैसे वाइल्ड लाइफ को, कैसे इनको 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 इनको, राइट। देन आपको समझ में आएगा जहां पे बोल रहा है इट इज देयरफॉर, एंड कहने का मतलब इजीली आपने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर ली, खत्म, ए आंसर। जादू, ये था हमारा पहला, राइट। बहुत आराम से, बस तुम्हें पूरी क्लास बस देख लेना मेरी, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन एक लाइन से कराऊंगा, 2025 के क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बस ये सिखाया कि ऑलवेज लुक फॉर प्रोनाउंस, और आपको पता है कि अगर प्लूरल होगा प्रोनाउन तो उसके पहले कोई ना कोई चीज प्लूरल आई होगी, ठीक है, या बहुत सारी चीजें आपकी आई होंगी। चलो, डरना नहीं है, कितना बड़ा लिखा हुआ है, जितना बड़ा लिखा होगा उतनी आसान होता है। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हैज आउटलाइंड दैट द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया किसी कंट्री का दोस्तों मस्ट बी 33% होना चाहिए, और ये सही है। जीएस जीके में आप पढ़ते हो ये, राइट, ये सही है। हम इसको अचीव करने के पीछे अभी दौड़ रहे हैं, 24% के आसपास हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ये एम है कि भैया हमारा 33% एरिया हमारा कवर हो जंगल से। ये हो गया, हमें समझ में आया कि पैसेज किसके ऊपर है, ठीक है भाई, आ जाओ। अब देखो यहां पर दिस लिखा हुआ है, देखा, इसका मतलब दिस के पहले कुछ आया होगा ना। दिस अगर आप किसी के लिए यूज कर रहे हो तो दिस के पहले, दिस के बाद आपने क्या बोला है कि दिस वाज फेल्ट टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसका मतलब दिस के पहले जो बात आपने बोली होगी वो बात कुछ ऐसी है जो कि जरूरी है इकोनॉमिक बैलेंस को बनाने के लिए। अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हो दोस्तों, अगर आप प्यार से नोटिस करो तो वो बात आपके S1 में ही लिखी है कि हम 33% टारगेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। इसका मतलब भैया स्टार्ट तो क्यू से होने वाला है, ठीक है। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल, ये था एक तरीका। मैं कह रहा हूं चलो आप इसको भी नहीं देख पाए, है ना, कोई बात नहीं, इसको भी आप नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। और देखो, दिस क्रिएट्स डिफिकल्टीज। व्हाट क्रिएट्स डिफिकल्टी? अगेन अगर यहां पे दिस आया है, इसका मतलब इसके पहले कोई चीज ऐसी आई होगी जो कि नेगेटिव सेंस में होगी, क्योंकि आप यहां पर वो पर्टिकुलर चीज डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, राइट। अगर आप देखो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, तो यहां पे आपने बोला है कि फॉरेस्ट कवर, यार टारगेट तो हमारा 33% है, लेकिन केवल 23% ही हम लोग पहुंच पा रहे हैं। यहां पे आपने उस प्रॉब्लम की बात की है, और इसका मतलब इस प्रॉब्लम के लिए फिर आप क्या बोल रहे हो कि ये चीज क्रिएट कर रही है डिफिकल्टी। दैट सिंपली मीन्स कि पी के बाद आपका एस आएगा। इससे भी हो जाता, पी के बाद एस, यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां नहीं है, खत्म। केवल इससे कि आपने यहां पर दिस देखा और आपने सोचा कि यार कौन सी चीज डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, पूरा आपने पढ़ा, और वो बात केवल लिखी है यहां पर कि हमें जो अचीव करना है वो हम कर नहीं पा रहे हैं और इससे बहुत दिक्कत हो रही है। दैट्स इट, खत्म। पूरा पढ़ना ही नहीं था। तीन तरीके मैं आपको सिखा सकता हूं करने के। एक तरीका ये था कि पूरा आप ऑप्शन पढ़ो, एक एक को मिलाओ, लॉजिक ढूंढो वहां पर, है ना, कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। लेकिन अभी अगर सबसे पहली प्रायोरिटी दिया करो कि अगर आपको प्रोनाउन मिल जा रहे हैं, देन उससे बड़ा, उससे अच्छा कोई है ही चीज नहीं। सीधे ढूंढो प्रोनाउन, अगर नहीं है तो फिर कुछ और सोचेंगे वहां पर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हमारे दोस्तों बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं ह्यूमन लाइफ के दोस्तों हमारे प्रोग्रेस में, ठीक है भाई। आइए अब देखो यहां पर, यहां भी देखो दिस आ रखा है है ना, कि दिस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट ऑफ अ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट, कि दिस हैज बीन, कोई चीज पॉसिबल हुई है किस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। तो आप यहां पे सोच सकते हो कि यार क्यू के पहले क्या आया होगा, राइट। क्यू के पहले एस आ सकता है, एस आ सकता है, क्यू के देखो क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले आप एलिमिनेट करोगे सी को, क्यों?
क्योंकि यहां पे बोला गया है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलो मान लिया आपके हिसाब से, चलो ये भी सही हो सकता है कि भाई आप ये बोल रहे हो कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है भैया बहुत हमारे सिग्निफिकेंट रहे हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये चीज पॉसिबल हुई है डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट से, राइट, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से। चलो ठीक है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ो यहां पर एस पढ़ो, द वर्ल्ड हैज एज अ कंसिक्वेंस बिकम वन बिग विलेज एंड डिस्टेंसेस हैव बीन इमटेरियल। मतलब कि डिस्टेंस छोटे हो गए हैं, आज हमें कहीं भी जाना है हम बहुत आराम से रीच कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा लॉजिक कि जो बात एस में लिखी है उसी के लिए यहां पर दिस आया है कि क्यों दूरियां कम हो गई हैं, है ना। अगर हमें कहीं जाना है, पूरी दुनिया एक बड़ा विलेज की तरह क्यों हो गया है, हर चीज एक्सेसिबल है आपके कुछ क्लिक ऑफ कंप्यूटर में आपके, राइट, कुछ क्लिक में हर चीज आपको मिल जाएगी, और ये चीज पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। एस के बाद क्यों आएगा, ठीक। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बाकी दोनों से, ठीक है। एस के बाद क्यों कहां है, यहां है भैया। अच्छा 3 में है क्या, अरे भाई तो मतलब सी तो नहीं होगा। अब चलो हमें यहां से सोचना है तो इसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो वापस आते हैं, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली करोगे, इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे, ठीक है ये, और ये खुद से करना, एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। चलो दोबारा पढ़ते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैव बीन वेरी सिग्निफिकेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट दोस्तों बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं, ठीक है। आइए पहला ऑप्शन पी पढ़ते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हमारे दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस और टाइम में मूव किए हैं। बिल्कुल आपने यहां बोला कि यार देखो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं प्रोग्रेस के लिए, और फिर आप स्टार्टिंग से बताओगे ना कि यार पहले क्या होता था, या बहुत दिनों तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट हमारे क्या थे, रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज में फंक्शन करते थे। बिल्कुल पी से स्टार्ट हो सकता है, पी के बाद एस आएगा या आर आएगा, ठीक है। अब देखो एस में लिखा है द वर्ड हैज, जो भी आपने भी पढ़ा था, लेकिन आर में लिखा है कि हावेवर विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड। हावेवर कब आता है दोस्तों, जब इसके पहले जो बात लिखी गई हो आगे उसकी उल्टी बात हो। यहां पे आपने बोला कि पहले रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री में होता था, फिर आपने यहां बोला लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, फैल गया, खत्म। इसका मतलब पी के बाद आर आने वाला है, पी के बाद आर यहां है नहीं, यहां है, खत्म आंसर। तो दिस वाज अमेजिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल मैंने आपको सिखाया यहां पर 2-3 तरीके। कि पहला तरीका हमने प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन से नहीं मिला, हमने एक ही ऑप्शन एलिमिनेट किया, लेकिन उसके बाद फिर हमने ऑप्शन से पढ़ा और हमें ये लॉजिक भी लगाना होगा, ठीक है, कि यार ये किसके लिए आया होगा, या हावेवर अगर आया है, ये पढ़ते हो आप डिस्कोर्स मार्कर में भी, है ना, कि हावेवर का मतलब क्या है, इसके पहले कोई उल्टी बात हुई होगी। ऐसे ही बट अगर लिखा होता, सेम वहां भी सेम लॉजिक लगाए। तो जो ग्रामर में आपने सीखा है मुझसे, राइट, या जो हमने सीखा है प्रोनाउन में, वो सब काम करता है इवन S1 S6 में। आपके रीडिंग तो काम करती है बट ये भी काम करेगी। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, चलो वापस चलते हैं। बस अभी रुको, भागना नहीं कि बस आ गया मुझे, पूरा देख के जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। यहां पे कह रहा है रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। रिसोर्स और डेवलपमेंट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ओवर यूज करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, इसके ऊपर कोई पैसेज है, ठीक। ऑप्शन पे आते हैं, राइट, क्यों पढ़ते हैं दीज कॉन्सिक्वेंसेस। अब ई बताओ मुझे, दीज किसके लिए आया होगा, क्या अभी आपने किसी प्लूरल चीजों की बात की क्या, राइट, आपने देखो आपने क्या किसी कॉन्सिक्वेंस की बात की, यहां पे आपने बोला कि रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, और यहां आप बोल रहे हो कि ये कॉन्सिक्वेंसेस भैया जी हम टैकल कैसे कर सकते हैं। अरे पहले बताओ तो कॉन्सिक्वेंस, आप प्रॉब्लम बताओगे, कॉन्सिक्वेंस बताओगे तभी तो टैकल करोगे। इसका मतलब क्यू से बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता, खत्म। लेकिन क्यू के पहले जो आएगा उसमें आपने कोई प्रॉब्लम की बात कर रखी होगी, क्या इसमें हो रखा है कैसी बात, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस एफिशिएंटली यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर नीडेड नाउ विदाउट हार्मिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आर में देखते हैं, सच डिप्लीशन हैज सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। देखो यहां पर दोस्तों बात हो रखी है प्रॉब्लम की, यहां पर हो रखी है बात प्रॉब्लम की, यहां पर बात हो रखी है प्रॉब्लम की, तो इसका मतलब क्यू जो है इन्हीं के बाद आएगा, खत्म। तो पहले आप बोलोगे कि यार देखो रिसोर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन अनप्लॉन्ड से क्या होता है, डिप्लीशन हो रहा है। फिर देखो यहां पे आपने बोला कि डिप्लीशन हो रहा है, और उसी को आप क्या बोल रहे हो कि ऐसा डिप्लीशन का क्या इंपैक्ट होता है। यहां पे आपने बोला क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और सुनो फिर आप इसी कॉन्सिक्वेंस को यहां डिफाइन कर रहे हो। तो मतलब पी के बाद आर के बाद क्यू, ये तो बहुत आसान सवाल निकल गया, केवल प्रोनाउन से हमने कर लिया पी आर क्यू, पी आर क्यू है क्या, खत्म। यहां पर पॉज करना और बताना मुझे जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों। और ये मैं एक लाइन से करा रहा हूं, इट इज नॉट कि मैंने ढूंढ लिए ये वाले क्वेश्चन कि इसमें मेरा ट्रिक लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। एक लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूं, 2025 का क्वेश्चन है पेपर, ठीक है, सीडीएस का। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन
यार रिकॉर्डिंग ऑन है ना, रुक जाओ पता लगे रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके। The Great Depression was a period of unemployment, low profits, low prices of goods, high poverty, and a standstill trade market that affected the entire world. ठीक है भाई, ग्रेट डिप्रेशन वो टाइम था हमारा जब ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपको पैसेज दिख रहे हैं ना, और आपको लगे भैया क्या ही है ना, आ जाओ। अब देखो यहां पर इट, अब मुझे बताओ, इट हमारा एक प्रोनाउन है, इट के पहले कुछ तो आया होगा ना यार, जिसके लिए आपका इट आएगा। बोलो हाँ। अब ढूंढ लो वो बात कहां लिखी गई है। इट बिगेन, क्या बिगेन? भाई ग्रेट डिप्रेशन जो आपका था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका डिप्रेशन हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए इट आया है, इसका मतलब स्टार्ट पी से होगा, एक ही ऑप्शन ही है, खत्म। आई नो कि अभी आपको लगेगा भैया यार बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये कॉन्फिडेंस से आएगा। अब आप इवन इसको पढ़ लो, इट बिगेन कि भैया डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 1929 में और 1930s तक आपका रहा है, ठीक है। द वर्स्ट हिट सेक्टर कौन कौन से थे? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और लॉजिंग, ठीक है। दो द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929 डिड नॉट कॉज द डिप्रेशन, इट सर्टेनली इंक्रीज द डिफिकल्टी, ठीक है। अब देखो यह पहले क्यों आएगा ना, बिकॉज ऑफ 1929 की बात कर रहे हो, उसके बाद ही तो ऐसा आएगा कि डिप्रेशन खत्म, एकदम स्टार्टिंग में ही थोड़े ना खत्म हो जाएगा यार, पहले तो आप बताओगे कि उससे क्या क्या हुआ था। ऐसे भी कर सकते थे, तो मैंने आपको दो तरीके सिखा दिया यहां पर, कि लॉजिक से भी कर सकते हो पढ़ करके उसमें क्या कर दिया है, या सीधे प्रोनाउन से कर लो। ठीक, आ जाओ एक और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, और आप खुद देखो कितने स्पेस से हो रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी कितने पेस से कर पा रहे हैं हम लोग साथ में। इवन आप चाहो तो यहीं पर पॉज कर लो, ठीक है, लो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यू कैन पॉज दिस क्वेश्चन, यहीं पर ऑप्शन थोड़ा नीचे है यार, आप यहीं पर पॉज कर सकते हो, ठीक है, एंड पॉज करके यहीं पर खुद से सोचो एंड फिर देखो कि आंसर क्या है, और क्या आप भी वैसे सोच रहे थे जैसे मैंने सोचा इसमें, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 65 पे दोस्तों आते हैं हम लोग। द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, भारत में लार्ज फार्मर की डेफिनेशन स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। अब ध्यान से देखो यहां पर S6 में लिखा है दिस ट्रेंड, इसका सिंपल मतलब है कि S6 के बाद, S6 के पहले जो आया होगा उसमें आपने किसी ट्रेंड की बात कर रखी होगी, राइट, उसमें आपने किसी ट्रेंड वगैरह की बात कर रखी होगी, कोई चीज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी ऐसा आपने बात कर रखा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। S1 में क्या था, डेफिनेशन जो लार्ज फार्मर की होती है दोस्तों, वो स्टेट टू स्टेट हमारी क्या करती है, वेरी करती है। ऑप्शन पे आते हैं, क्यू, द न्यू वेराइटीज इंक्रीज देयर सेविंग, देयर सेविंग, किसकी सेविंग? क्या अभी आपने S1 में कोई ऐसी चीज पढ़ी क्या, राइट, जो कि प्लूरल हो? बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि भैया हमने फार्मर्स पढ़ा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि ये फार्मर के लिए आया हो, देयर सेविंग, कि नई वैरायटी इंक्रीज करती है उनकी सेविंग, बिल्कुल सही हो सकता है ना। हो सकता है आप फार्मर की बात कर रहे हो, ठीक है भाई, बिल्कुल आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है, साइड में रखते हैं, आर पढ़ते हैं। द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे खुद बता दो फॉर एग्जाम्पल कब आता है, पहले आप कोई बात बोलते हो ना, उसका फिर एग्जाम्पल देते हो ना, और आपने एग्जाम्पल क्या दिया है कि यार 10 एकड़ अगर किसी के पास केरल में है तो वो बड़ा फार्मर है एज कंपेयर टू राजस्थान है, पंजाब। इसका सिंपल सा मतलब है मेरे भाई कि आपने जो S1 में बोला है, आपने उसी का एग्जाम्पल दिया है आर में, स्टार्ट ही आर से हो सकता है, तो आर से स्टार्ट होगा। कितना लल्लू ऑप्शन दे रखा है भाई एग्जामिनर ने, दिख रहा है जादू, डरना नहीं है, ये आपके 25 का क्वेश्चन पेपर है, देख लो। तो आपने कर लिए 1 2 3, राइट, 4 5 6 सवाल कर लिए, 4 और बचे हैं, आ जाओ बस, बहुत प्यार से देखो, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उतनी आसान होंगे। देखो भाई, S1 पढ़ते हैं, गिव अप नहीं करना यहां पर, ठीक है, डू नॉट थिंक कि ये लाइव नहीं चल रही तो तुम यहां से छोड़ के निकल जाओगे, टांग दूंगा मैं तुम्हें, ध्यान रखना, और 10 के 10 सही करने हैं। अब यहां पर एक चीज ही आ सकता है कि भैया जो अपने मॉक होते हैं अल्फा बैच वाले है ना, उसमें भैया सब में नहीं लग पाता, क्योंकि ऑब्वियसली हम बनाएंगे यार, हम तो डिफिकल्ट बना के पेपर कराएंगे ना आपको, है ना। तो ये परेशान मत हो, लेकिन आप पीवाईक्यू में लगाओगे, आपके हर पीवाईक्यू में लगने वाला ये चीज, राइट। अगर आप 10 क्वेश्चन है, मान के चलो 8 क्वेश्चन में आपके डेफिनेटली लगने वाला है प्रोनाउन वाला लॉजिक, या जो मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज विंध्यान माउंटेन ऑक्युपाई अ लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू सासाराम एंड देहरी ऑन सोन इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं, विंध्यान माउंटेन के बारे में कुछ आपकी बात हो रही है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। आ जाओ, अब आते हैं जरा यहाँ पर सेंट्रल, ओके ओके ओके, लार्ज बेसिन है इसका, ठीक है, चलो ऑप्शन पे आते हैं। पी, पी में क्या लिखा हुआ है, वन ब्रांच इस बेसिन का। अब देखो कौन सी बेसिन का, कौन सी बेसिन का,
व्हेन यू आर सेइंग कि वन ब्रांच ऑफ द बेसिन, दा का मतलब क्या है? दा का मतलब ऑलरेडी आपने उस चीज को डिफाइन कर रखा होगा। दा आता है ना डेफिनेट के पहले, तो मतलब आप ऑलरेडी उस बेसिन को इंट्रोड्यूस कर रखे होंगे। और वो बात कहां हो रखी है? यहीं हो रखी थी कि बेसिन बहुत बड़े हैं। फिर आपने बोला कि वन ब्रांच जो उस बेसिन का है वो फैला है यहां से यहां तक। ठीक है, और सुनो, ये तो एक तरीका हो गया कि भैया पी से स्टार्ट आपका हो सकता है। तो यहीं पे दो ऑप्शन एलिमिनेट आपके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप इतना नहीं सोच पाओगे। कोई बात नहीं, आ जाओ। ये दिस लिखा हुआ है, तो इतना तो आप सोच सकते हो ना कि अगर यहाँ पे दिस ब्रांच है, इसका सिंपल मतलब है कि आपने इसके पहले किसी ब्रांच की बात की होगी। बोलो हाँ भैया, राइट। आपने इसके पहले किसी ब्रांच की बात की होगी दोस्त। अब देखते हैं कौन सी ब्रांच की, और वो ब्रांच की बात यही हो रखी है और कहीं पे हो ही नहीं रखी ब्रांच की बात। इसका सिंपल मतलब है कि पी के बाद ही आर आएगा। और यहीं पर आपका पूरा ट्रिक मिल गया कि भाई देखो, पी से फिर स्टार्ट हो रहा है और पी के बाद आर आ रहा है। पी के बाद आर यहां पर है, राइट, यहां नहीं है, यहां नहीं है। और क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या? इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ द विंध्यान आर फाउंड डायमंड बेरिंग कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। और यहां पर डायमंड की बात हो रही है, ठीक है, तो क्यू से एंड होगा आंसर हमारा ए। तो तीन तरीके से कर सकते थे आप इसको कि स्टार्ट किससे होगा, उसके बाद पेयर आपने बना लिया। पेयर कैसे बनाया? अगेन प्रोनाउन की हेल्प से, कि भैया दिस आया है प्रोनाउन और वो किसी ब्रांच के लिए बात कर रखे होंगे। ब्रांच को आपने केवल यहां पर डिस्कस कर रखा है, इसका मतलब पी के बाद ही आ रहेगा। खत्म। बढ़िया लग रहा होगा आपको, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन करने में। चलो 64 पे आते हैं। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मुझे यहां दिस दिख गया मुझे यहां दिस दिख गया भाई। अरे भाई, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब दिस विस देख के ना, दिस हो गया, इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, आगे मिलेगा आपको। देयर हो गया, जितने भी आपके प्रोनाउन हैं इनको देखकर आपकी आंखें बड़ी होनी चाहिए पेपर में, S1 6 में, ठीक है। S1 हमारा क्या है? ड्रॉट इज अ कंटिन्यूअस एंड लेंथी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड। ड्रॉट वो टाइम होता है यार जब लगातार बारिश, या मतलब जब कोई भी सिग्निफिकेंट रेनफॉल हमारी वहां पर रिकॉर्डेड नहीं होती, इवन आपके रेनी सीजन में। ठीक है दोस्त, परफेक्ट। चलो अब ऑप्शन पे आते हैं। दिस डेफिनेशन हावेवर, कौन सी डेफिनेशन? इन जनरल एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर, ओके, ड्रॉट प्रोन एरियाज हमारे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये डेफिनेशन हमारे मासिन राम और चेरापूंजी में नहीं लगती, क्योंकि वहां पर आपकी बारिश 0.25 mm से हमारी, वेयर इवन वन वीक रिकॉर्डिंग लेस देन, ओके। मतलब ये जो डेफिनेशन आपने अभी दी है, राइट, ड्रॉट वाली, ये आपकी मासिन राम और चेरापूंजी में नहीं लगती। इतने से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पी से स्टार्ट होने वाला। चलो मान लिया मैंने, आप नहीं कर पाओगे इससे, कर लिया तो अच्छी बात है। मान लो नहीं, एक सेकंड, आर, रुक जा। क्यू पहले होगा, रुको, पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां भी इसने डिफाइन ही कर रखा है ना यार। यहां भी इसने डिफाइन, देखो यहां भी डिफाइन ही कर रखा है ना। तो पढ़ लेते हैं आज। वापस वापस। ड्रॉट इज अ कंटिन्यूअस एंड लेंदी पीरियड आपका ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड, ठीक है भाई, कि उस टाइम पर कोई भी सिग्निफिकेंट रेनफॉल हमारा रिकॉर्ड नहीं होता ड्यूरिंग रेनी सीजन। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन से करेंगे। क्यू, इन जनरल एरियाज जहां पर लेस देन 60 सेंटीमीटर बारिश होती है एनुअली एंड विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 20%, उनको हम ड्रॉट प्रोन एरियाज कहते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा क्यू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, एस से देखते हैं। एरियाज वेयर वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल वेरीज, जहां पर वेरिएबिलिटी आपकी दोस्तों वेरी करती है आपकी हमारी 20 से 60% एज द क्रोनिक ड्रॉट प्रोन एरियाज। ओके, पी पढ़ते हैं। पी में क्या था? दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू मासिन राम एंड चेरापूंजी वेयर इवन वन वीक रिकॉर्डिंग लेस देन 0.25 mm ऑफ रेनफॉल मे बी कंसीडर्ड एज अ ड्रॉट पीरियड, ठीक है। और आर पढ़ते हैं। इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिफाइंड ड्रॉट एज अ पीरियड, परफेक्ट। दोस्तों यहां पर आप कह रहे हो कि कोई डेफिनेशन, आप यहां पे बोल रहे हो कि भारत में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ डिफाइन कर रखा है, राइट, कि ड्रॉट हम किसको बोलते हैं, ठीक। देन आपका यहां पे आएगा कि दिस डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन? जो यहां पे डिफाइन हो रखा है। आर के बाद पी आएगा। आर के बाद पी कहीं पर है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, ठीक है। अब हमें सोचना है कि आर के बाद पी के बाद क्यू आएगा, पहले क्यू आएगा। क्यू में क्या लिखा था? इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉट इज अ कंटिन्यूअस एंड लेंदी पीरियड ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आज दोबारा क्यों पढ़ते हैं? इन जनरल द एरिया रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड इन विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 20% आर द ड्रॉट प्रोन एरियाज, ठीक है। फिर आर पढ़ते हैं।
देखो पहले आप बताओगे ना डेफिनेशन कि डिफाइन क्या कर रखा है और ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती, फिर आप बताओगे कि इन जनरल वेरिएबिलिटी क्या है और उसी को कंटिन्यू आप यहां पे करोगे, तो क्यू के बाद एस आएगा, राइट। तो ये चीज कहां पर है, डी में। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था अभी तक का इस पूरे उसमें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो आप इजीली आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था भाई, ठीक है। लेकिन वही है कि अच्छा सवाल था, तो ये मैं मान सकता हूं कि अगर आप एग्जाम में गलत भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 एंड 61, लास्ट दो क्वेश्चन हमारे, राइट। लास्ट दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं क्या, चलो बता देता हूं। 62 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में आपका क्या था, यहां पर द क्रिटेशियस पीरियड एक्सटेंड होता है आपका यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आप किसी पीरियड की बात कर रहे हो, ओके जी, आ जाइए। अब देखो यहां पर दिस आउटपोरिंग, यही देखकर भैया जी मैं खुश हो गया। तो आप दिस आउटपोरिंग हैज बीन वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आर के पहले जो आया होगा, राइट, आर के पहले जो भी आपका आया होगा उसकी बात आप बहुत पहले से कहीं पे आपने कुछ कर रखा होगा, ठीक है। दिस आउटपोरिंग, आउटपोर का मतलब क्या होता है, आउटपोर का मतलब जो भी कोई चीज बाहर ऐसे निकल रही होती है ना, जैसे होता है ना कि बारिश गिर रही है, कोई चीज ऐसे फैली हुई है या गिर रही है। यहां देखो अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स दिस पीरियड इज मार्क्ड, मेरे भाई, apart from deposit this period is marked by the this particular of the sea and outpouring of huge quantity। कुछ नहीं करना था, यहां पे आपने बताया कि आउटपोरिंग हो रही है लावा की, और फिर इसी को लिए आप बोलोगे दिस आउटपोरिंग, पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां है, यहां है, यहां नहीं है, ठीक है, खत्म। अब हमें चेक करना है कि स्टार्ट क्यू से होगा या पी से होगा, देख लेते हैं। तो क्यू में क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द एंड, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आप उस पीरियड के बारे में बताओगे, ये तो लास्ट में एंड होगा ना, दैट्स इट, खत्म। एंड तो जवानों आपके लास्ट में होगा ना भैया, राइट। तो कितना आसान क्वेश्चन आपको लगा, कितना इजी क्वेश्चन लगा कि भैया एंड वाली बात तो लास्ट में आएगी, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। इवन अगर आप देखोगे तो यहीं से आपका काफी हो सकता है। द मिनिमम थर्मोमीटर हैज अ लार्ज बोर, मिनिमम थर्मोमीटर की आप बात कर रहे हो, अब आप देख लो कि ये स्टार्ट कहां से हो सकता है, और सामने आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप करना। तो दोस्तों ये थे 2025 के क्वेश्चन, आप खुद देख लो, मैं मान सकता हूं आप मुझसे बोलो कि भैया मुझसे 8 सही होते या 9 सही होते, अमेजिंग। बट आपने जो सीखा है वो अभी आपको आगे काम देगा, राइट। इतने भी रोक दे नहीं, एक काम करता हूं, अब आप बोलोगे भैया हो सकता है इस वाले साल ऐसे क्वेश्चन आए थे जहां पे लग सकता है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक और साल दिखाता हूं, 2024 का पेपर दिखाता हूं। चलो 24 में दोस्तों क्वेश्चन हमारा आया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट साहब हमारे अपॉइंट करते हैं, ठीक है भैया, ओके भैया, ठीक है। ये तो भैया हमें जीके में पता हुआ है ना, पता है हमें। आ जाओ आगे देखते हैं। पी, पी क्यू आर एस, ये मजे की चीज है कि चारों में से किसी एक से स्टार्ट होगा। पी पढ़ते हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस, यहां पे आप उनके ड्यूटीज की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, कि भैया उनकी ड्यूटीज की परफॉर्मेंस क्या है, यहां पे आप ड्यूटी बता रहे हो। अब देखो वेरी कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, यहां प्रोनाउन नहीं लगने वाला। आप पहले ड्यूटी बताओगे ना कि अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या क्या होती है, फिर आप बताओगे कि उस ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए वो क्या करते हैं, एस के बाद पी आएगा। ये भी लॉजिक सोचना है, ठीक है। एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी यहां नहीं है, यहां एस के बाद पी नहीं है, यहां नहीं है, खत्म आंसर। अगेन बहुत प्रैक्टिस करना, जितने भी आपके लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं सब लगा के जाना पेपर में, और फिर आप बताना मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, एस 1 पढ़ते हैं। कोविड वॉज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफे दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है भाई, आ जाओ। इंडिया हैज इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट, मैं कह रहा हूं S6 में लिखा हुआ है इट, जहां पर प्रोनाउन दिख जाए आपको सोच लिया करो। S6 लास्ट में आता है तो इसका मतलब S6 के बाद जो भी आया होगा उसने ट्रिगर किया होगा, ट्रिगर किया होगा मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन। किस चीज ने 7 मिलियन का मूवमेंट ट्रिगर किया है, यहां पर कोई ऐसी बात कर रखी गई है क्या, राइट। देखते हैं इन किससे हो सकता है, PQS, पी से देखते हैं, पी में क्या लिखा है, वंदे भारत मिशन। तो इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड। खत्म क्वेश्चन यही पर, कि भाई जो हमारा पे वंदे भारत मिशन किया था उसके तहत उसने ट्रिगर क्या किया था, मोर देन इतने लोग को हम लोग लेकर आए थे, है ना, खत्म। पी से एंड होगा, दो ऑप्शन है, चूज कर लेते हैं, आ जाओ, राइट। अगर अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं ऐसे नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आ जाओ स्टार्टिंग से करते हैं। कोविड-19 वाज अ हेल्थ कैटास्ट्रोफे दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है भाई, एस पढ़ते हैं।
ड्यूरिंग द पैंडेमिक इंडिया रीस्टैब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल एज फार्मेसी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने बहुत लोगों को दिया था, ठीक है, अच्छी बात है। एस के बाद क्यू, मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज ऑन अ कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस। तो एस के बाद क्यू आपका हो सकता है राइट। अब देखो यहां पर आपने बोला कि फार्मेसी को हम एज अ फार्मेसी हम एस्टैब्लिश कर चुके थे अपने आप को, ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया ये भी सही हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिफाइड इट्स क्रेडेंशियल एज अ, हमारा global HEDR player, deploying rapid response teams to Maldives, Kuwait, and Mauritius, launching the multi-phased mission Sagar। ठीक है, ओके। एक बार ये पढ़ते हैं जरा, रुक जाओ। क्यों में लिखा है पहले आपने बोला यहां पर कि कोविड-19 हेल्थ कैटास्ट्रॉफी डेट कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा क्या किए थे, हमारे डिस्ट्रेस कॉज किए थे। ठीक है 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 ठीक है, ओके। तो अगर मैं देखूं यहां पर एक बार क्यों पढ़ लेता हूं। क्यों में लिखा है मेड इन इंडिया वैक्सीन वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्री। अब ये बताओ, पहले आप बोल रहे हो कि भाई कोविड-19 बड़ा वो था यार, हेल्थ के लिए बहुत सही नहीं था या बहुत दिक्कतें हुई। सीधे ही आप मान लो, आप आगे सीधे बोल रहे हैं कि भाई देखो मेड इन इंडिया वैक्सीन को भेजा गया 90 देशों में। आप खुद पढ़ो, क्या ये लॉजिकल लग रहा है? अभी आप बोल रहे हो कि यार कोविड-19 बहुत ज्यादा नुकसानदायक था या बहुत ज्यादा वो था। तो पहले आप बताओगे कि पैंडेमिक के टाइम पर क्या चीजें की हैं, उसके बाद बताओगे कि यार भैया हमने वैक्सीन वगैरह बहुत जगह भेजी है। तो डेफिनेटली आपका ऐसे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आंसर आपका ये, ठीक। बट सबसे सही तरीका था इंड देखने का यहां पर कि इंड किससे हो सकता है, बाकी भी आप यहां पे पढ़ सकते हो। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते थे। आ जाओ भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक और बात करते हैं, ठीक। द पर्पज ऑफ द बैंक, ईच मेंबर, फाउंडिंग मेंबर, राइट। इजी लगेगा आपको बिकॉज आप इसके बारे में जानते हो। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों, राइट। तो 33 में बोला गया है, पहले पढ़ो S1। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है भाई, ओके। पी, द पर्पज ऑफ द बैंक, बिल्कुल हम मान सकते हैं कि भैया पी से आपका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्टार्टिंग में ही पर्पस बताओ। पर्पस बैंक का क्या है कि मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को, इंफ्रा को एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को ब्रिक्स में और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में, ठीक है। पी के बाद क्यू, ईच मेंबर कंट्री हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। ठीक है, अब देखो यहां पे आपने बोला ईच मेंबर, पहले ये तो बताओ मेंबर कौन है। अगर आप बता रहे हो राइट, तो पहले आप बोलोगे कि भाई मेंबर कौन कौन से हैं, राइट, या कितने आपके मेंबर हैं। देखो यहां पे आप क्या बोल रहे हो, यहां पे आप बोल रहे हो कि भारत और बाकी जो आपके 4 फाउंडिंग मेंबर हैं, ठीक है, हैव इक्वल शेयर। यहां पे आप कह रहे हो फाउंडिंग मेंबर ऑफ द, ये हैं आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कितना आसान क्वेश्चन है। पहले आप बताओगे कि फाउंडिंग मेंबर कौन है, फिर ये बताओगे ना कि फाउंडिंग मेंबर का इक्वल शेयर है। अब सोचो ये पॉसिबल है कि पहले आप ये बताओ कि यार देखो भारत और जो 4 फाउंडिंग मेंबर हैं उनके इक्वल शेयर है, फिर आप बताओगे फाउंडिंग मेंबर ये नहीं, पहले आप बताओगे कि फाउंडिंग मेंबर देखो ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना है, हर कोई 1 बिलियन USD कंट्रीब्यूट करता है। फिर आप बताओगे कि सबका इक्वल शेयर होल्डिंग भी है। तो आर के बाद एस आएगा, देन दोस्तों आप फिर आप उसके बारे में मेंबर को करोगे। तो आर के बाद एस आएगा, फिर कुछ आएगा। तो आर के बाद एस देख लो कहां पे था, आर के बाद एस यहां है ही नहीं, आर के बाद एस यहां है ही नहीं, आर के बाद एस यहां है ही नहीं, खत्म क्वेश्चन। इसमें तो कुछ और देखने ही नहीं था। तो प्रोनाउन के अलावा ये भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लॉजिक, ठीक है। चलो आ जाओ, इट इज, इट देखते ही खुश हो गया मैं तो, है ना। तो इसका मतलब इंड, इंड जो होगा इट इज अबाउट द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज। अरे दीज, ये सब कीवर्ड पकड़ा करो, इसका मतलब S6 के बाद जो आया होगा उसमें कुछ प्लूरल एस्पेक्ट्स की बात हुई होगी। तो पहले देख ही लेते हैं कि क्यू, क्यों में क्या है, आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। यहां पर तुम्हारे 4 एस्पेक्ट की बात हो रखी है और यहां पे बोला है दीज एस्पेक्ट, खत्म, कुछ नहीं करना। क्यों सेंड होगा, क्यों सेंड यहां है, खत्म। लो पॉज करना है यहां पर वीडियो और बताना मुझे कि भैया इतने बड़े क्वेश्चन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन एंड बाकी सारी चीजें आपकी, और बताऊंगा आप कर लोगे। अब देख लो, इट, ढूंढा करो, इट, पॉलिसी ऑल्सो, ये ऑल्सो वर्ड का मतलब क्या है कि आर से कभी भी स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। पूछो क्यों, आर से आपका कभी ये स्टार्ट आपका हो ही नहीं पाएगा, राइट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आप यहां पे कह रहे हो कि पॉलिसी ये भी करती है। इसका मतलब आर के पहले जो आएगा वो पहले ये बताएगा कि पॉलिसी क्या करती है, तभी तो आप बोलोगे पॉलिसी ये भी करती है। ऑल्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी। तो पहले ये तो बताओ और क्या होता है, तभी तो आप बोलोगे ये भी करती है उसके अलावा। ये सब तरीके हैं करने के बहुत फास्ट एग्जाम में भाई। चलो, तो ये भी आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं कर दे रहा हूं, बाकी फिर आप ये बाकी आप करना, ठीक है।
बाकी सारे आप अटेम्प्ट करना, बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है। ये देखो ही, अब ही किसके लिए आया होगा खुद आप सोच लो, कि आपने किसी बंदे की बात की होगी, उसके लिए शायद ही आया होगा वहां पे। कहीं और क्या ही की बात हो रखी है क्या? मैं बिना पढ़े इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूं, देखो कहीं और ही की बात हो रखी है क्या? इन मे बी यहाँ हीरो डबम्बलेट, ठीक है। आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, या फिर एस के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, या एस के बाद, एस के बाद क्यू। मुझे नहीं पता इसका आंसर सी है नहीं, ठीक है, मैं बाद में चेक कर लूंगा, बट मुझे सी लग रहा है अभी, पता नहीं, आप ट्राई करना, ठीक है। ये मैं बिना पढ़े केवल प्रोनाउन देख के टिक कर रहा हूं, राइट। केवल प्रोनाउन देख के कि भाई देखो यहां पर एस में एक बंदे की बात हो रखी है और यहां पर उसके लिए ही आया होगा, प्रोनाउन उसी जगह आता है ना, और केवल इस बेसिस पर मैंने टिक कर दिया। चेक कर लेना इसको, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये यहां पर करते हैं इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन। हमारे एजुकेशन पर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है दोस्तों हमारा। आइए पी पढ़ते हैं। टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, राइट। किसका ऑब्जेक्टिव? मे बी आपको लगेगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। इट सीक्स टू ब्रिंग एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, बिल्कुल हो सकता है स्टार्ट, अब यहां हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। आइए बी पे आते हैं, क्यू। इट हैज कम आफ्टर 34 ईयर्स। कौन? अब खुद सोचो ये इट किसके लिए आया होगा, राइट। इट किसके लिए आया होगा? इट देखो प्रोनाउन जो है ना, वो नाउन की जगह अगर आता है तुरंत आता है, राइट। इट्स तो चलो कभी भी आप आगे यूज कर लोगे, लेकिन अगर यहां पे आपने इट लिखा है, इसका मतलब इसके पहले जो लाइन आएगी उसमें आपने इट जिसकी जगह आया है उसकी बात कर रखी होगी। और आपको पता है यहां हम उसी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो कि ये है आपकी, कि ये आई है 34 ईयर के बाद, बिल्कुल क्यों से आपका स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि बाद एस पढ़ लेते हैं, उसी की बात कर रहे हो कि एम क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करेगा भारत को इनटू वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी एंड जो सब आपकी कहानी लिखी हुई है। फिर आपका आएगा कि उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपने पहले ऑब्जेक्टिव बताया, फिर आप कह रहे हो कि उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, सॉरी यहां पर हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। और फिर आएगा कि पॉलिसी ऑल्सो, देखो पहले आपने बताया एम ये है, फिर ये लास्ट में आएगा कि पॉलिसी ये भी एम करती है, भाई खत्म। तो आंसर कौन सा? बी आंसर, ठीक है जवानों। ये तुम्हें मैं दे रहा हूं, चेक कर लेना सही किया नहीं किया, राइट। सही होगा यार, क्योंकि और कोई मुझे दिखाई नहीं आता, ठीक है। अब मेरे भाई ये प्लीज कर लेना, ये प्लीज कर लेना। अब देखो खुद देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, क्या कभी भी ये आर आर से स्टार्ट हो सकता है? सिटीजन कैन ऑल्सो लिखा है ना, इसका मतलब उसके पहले किसी और की आपने बात की होगी, तो आर से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। दूर से देख के बता सकता हूं आपको ये, कि आर से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। आर इवन लास्ट में आएगा, ये भी आप कर सकते हो, बट ऐसे तुक्का मत मारो, ठीक है। पूरा करना मतलब बहुत आराम से आप कर लोगे। देखो यहाँ पर दिस आया हुआ है, इट्स आया हुआ है, अगर ये सवाल ना हो पाए तो मेरे पढ़ाने पे फिर वो है यार। तो अब ये दो क्वेश्चन मैंने आपको हिंट भी दे दिया, और ये तीसरा क्वेश्चन यहां भी देखो, इट ऑल्सो एम्स, ऑल्सो एम्स स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट होते ही आप ये नहीं बोलोगे ना कि इट ऑल्सो एम्स, आप ये बोलते इट एम्स। लेकिन जब आप बोल रहे हो इट ऑल्सो एम्स, इसका मतलब पी से कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता, इसने उन्होंने दिया ही नहीं। पी बाद में आएगा, पहले बताओगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और वो बात कहां लिखी गई है दोस्तों? वो बात आपकी लिखी गई यहां पर कि प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइम ऑब्जेक्टिव ये, ठीक। फिर बताओगे कि इट ऑल्सो एम्स जो भी आपका है। तो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा, ठीक। ये मैं आपको समझा रहा हूं कैसे इजीली मैंने, राइट, 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ला दिया, दो दो ऑप्शन पर, या इवन सॉल्व कर दिया। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बस देके जा रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, और उसमें मैंने आपको हिंट दिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच, राइट। लगातार आपके 2 साल के, और एक लाइन से मैंने कराए आपको सारे, ठीक है जवानों। चलो थैंक यू सो मच। बताना प्लीज क्लास कैसे लगी, जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो पॉज करना, ठीक है। एंड प्लीज बताना मुझे क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक फीडबैक जरूर देना मेरे भाई कि आपको हेल्प मिली पेपर में या नहीं, ठीक है। थैंक यू।